मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो बातें अभी तक हम लोग पढ़े थे, दो मॉडल में खास करके, पहला एक मॉडल आया था थॉमसन मॉडल, उसमें कहा गया था कि एटम स्फेरिकल होता है। बोर साहब कहे वो बढ़िया है, एटम स्फेरिकल ही होता है। रदरफोर्ड साहब कहे सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है। बोर साहब भी कहे कि ये भी सही है, सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो रदरफोर्ड साहब बता रहे थे कि प्लैनेट जैसे मूव करता है वैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्लैनेट जैसे सन के चारों तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ वैसे ही मूव करता है। इस बात पे ऑब्जेक्शन है, बोले इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना। बोर साहब क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, जैसे कि ये स्फेरिकल होता है, सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस ही है। लेकिन इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है वो मतलब सर्कुलर पाथ होता है, इस तरह से सर्कुलर पाथ होता है। आइए आइए, इस तरह से सर्कुलर पाथ, इस तरह से सर्कुलर पाथ होता है ना। बोर साहब बताएं कि सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है, बोले ये लॉट ऑफ सर्कुलर पाथ होता है ये लॉट ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। इसलिए बच्चा बोला ना हमको, सर कितना बनाइएगा, लॉट ऑफ सर्कुलर पाथ बनाए। लेकिन ये सारे सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ये जरूरी नहीं। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव करेगा अपनी एनर्जी के हिसाब से मूव करेगा। ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऐसे है जैसे कि एक गोलंबर है, नहीं पटना में देख रहा हूं गोलंबर तो सब जगह है, कहां नहीं गोलंबर। अब गोलंबर के चारों तरफ आप स्कूटी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो आप, तो साइकिल चलाने का पाथ तो पूरा 60 फीट का रोड है चौड़ा वाला, उस 60 फीट में कोई भी पाथ हो सकता है क्या, सर्कुलर पाथ कोई भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तुम किस पाथ पे घूमोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम कितनी एनर्जी से घूम रहे हो, तुम्हारे वेलोसिटी कितना है, होगा ऐसा कि नहीं होगा। अरे कभी एक्सपीरियंस किया गोलंबर घूम करके, साइकिल किया गोलंबर से, जब करोगे दौड़ो भी सिर्फ गोलंबर के चारों तरफ गोल गोल, तो यदि स्पीड के थ्रू एनर्जी के थ्रू मैनेज नहीं हुआ तो टेंजेंशियली फेंका जाता है बॉडी, है ना। ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे स्लिप कर गया, स्किड कर गया कहते हैं उसको। समझ रहे हैं मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं। उसी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ को ऑप्ट करेगा जिस पाथ को सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। आउट ऑफ ए लॉट ऑफ सर्कुलर पाथ electrons revolve in only those circular path which has fixed amount of energy, which has, बोलो ना, which has fixed amount of energy, which has fixed amount of energy। देखो भीड़ खाली हो गया या नहीं हो गया, देखो पाथ कम हो गया। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पे मूव करेगा जिसको सर्टेन, बोलो ना जी,
फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ को हम कह देंगे ऑर्बिट। क्या कह देंगे? ऑर्बिट। जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ को हम कह देंगे ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। ठीक है, इतना सारा नाम है, क्या कह देंगे? ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट। अभी तक क्या बोले, समझ में आया? कि एटम के सेंट्रल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ए लॉट ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पे मूव करेगा जिसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहेंगे या स्टेशनरी स्टेट कहेंगे या एनर्जी लेवल कहेंगे। दिस ऑर्बिट इज रिटेन एज, देयर नेम इज रिटेन एज KLMN। इस ऑर्बिट का नाम रखा गया है अल्फाबेट से KLMN, और अरबिक न्यूमेरल से n बराबर 1, n बराबर 2, 2 स्टैंड फॉर L, K बराबर n स्टैंड फॉर 1, 1 फॉर K, n बराबर 3, n बराबर 4, 4 में n आ जाए, आगे बढ़ेंगे तो O आ जाएगा। क्लियर है? हैं? अब ये तो स्टार्ट हुआ था, आज तक पता चला ABCD में A ऐसे काहे लिखा था है? तो कुछ बात बेसिक फंडामेंटल है, उसको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, है ना? हम बहुत दिन कोशिश किए कि B ऐसे लिखेंगे, हमारा अपना अलग इंग्लिश का किताब होगा, कोई जान ही नहीं रहा है ना? आज तक ये कारण मिल पाया कि B जो है वैसे का है, O ऐसे का है, कुछ और ऐसे वो लिखते लेकिन इसके आगे वाला अक्षर बता रहे हैं कि MN के बाद OPQ होगा। ठीक है, उसको मानना ही पड़ जाता है ना? जैसे अभी तक हम लोग मान के ये 26 लेटर का इंग्लिश इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझे थे, ये 26 लेटर में इतना इंग्लिश हो गया कि आज तक खत्म नहीं होता है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट लोग सोचेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, सोचेंगे फिर। क्लियर है? ऑर्बिट तक पहुंच गए। अब इतना बात को लिख भी देंगे हम। अच्छा, पहले और सुन लीजिए एक दो बात। सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, इसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कहने का मतलब है बोर साहब यही बात कहे कि इसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। वो लिखने के समय में लिख दें। एक और कंसेप्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई घूम रहा है ऐसे, इसको बाबू ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट कहते हैं? न्यूक्लियस से जस्ट पहला वाला जो ऑर्बिट होगा उसको कहेंगे ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद वाला जो पहला ऑर्बिट होगा उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर उसके बाद जो होगा और उसके बाद जो होगा लिख दें ग्राउंड स्टेट। पहला वाला स्टेट को क्या कहा जाएगा? ग्राउंड स्टेट। कोई कहता है, कोई न्यूमेरिकल में कहेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आपको n बराबर 1 लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या कभी कभी एक्साइटेड स्टेट ही सिर्फ लिख देता है, n बराबर 2 लेना है। ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब सुनिए एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। बोलता क्या है कि यदि
इलेक्ट्रॉन को, यदि इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हो, कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी दोगे। यदि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो ये जंप कर जाएगा हायर पॉसिबल ऑर्बिट में, आपके दिए हुए एनर्जी के हिसाब से। जितना एनर्जी दोगे उसके हिसाब से ये जंप कर जाएगा हायर पॉसिबल ऑर्बिट में। और जब खुद इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये हो सकता है वापस चला जाएगा जितना पॉसिबल ऑर्बिट इमिट करेगा। क्या बोले, समझ में आया? यदि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, कैसे दोगे एनर्जी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देकर के, तो लोअर ऑर्बिट से हायर पॉसिबल ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, जितना एनर्जी दोगे उसके हिसाब से। और यदि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के खुद एनर्जी रिलीज कर रहा होगा तो ये हायर पॉसिबल ऑर्बिट से जंप कर जाएगा लोअर पॉसिबल ऑर्बिट में। क्लियर है? अब इतना लिखने के बाद फोटो बनाओ, फिर पोस्टुलेट्स लिखेंगे बोस साहब का। हाँ, करीब करीब जल्दी बनाओ फोटो। वो एनर्जी आता हुआ एनर्जी जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। बोस साहब बहुत सारा फॉर्मूला दिए हैं। क्या हो गया? फोटो फोटो जल्दी बनाइए। बढ़े? पहला पोस्टुलेट्स, दो बात पहले से माने कि एटम इज spherical in shape
माने थे ना जी। एट द सेंट्रल पोजीशन of atom there are positive charge, positively charged nucleus is present। सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। दूसरा, ए लॉट ऑफ circular path is possible around the nucleus of an atom, but electrons are revolve in only those circular path which has fixed amount of energy। which has fixed amount of energy, and that circular path is known as orbit, and that circular path is known as orbit या स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। Orbits are written by alphabet KLMN and from Arabic numeral n बराबर 1 2 3 4 respectively। 4 number of electron in an orbit, number of electron in an orbit is equal to 2n square। लिखिए जल्दी जल्दी।
A lot of circular path is possible around the nucleus of an atom, but electrons are revolved in only those circular path which has fixed amount of energy, and that circular path is known as orbit, stationary state or energy level. Orbits are written by alpha बेट ऐसे लिखा था जी, अल्फा बेट, हाँ अल्फा बेट के एलिमेंट एंड फ्रॉम अरबिक नुमेरल n बराबर 1 2 3 4 respectively. Number of electron in an orbit बराबर 2n स्क्वायर. अब जैसे इफ n बराबर 1, कौन सा ऑर्बिट हो जाएगा के. अच्छा, इसको एक बात तुम लोग पहले से जानता होगा, सेल भी कहते हैं, है ना, ऑर्बिट को सेल भी कहते हैं. के सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2. एल सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8. n बराबर 3. एम सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18. n बराबर 4. एन सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन. बस इधर बढ़ते जाना है. 5 रहेगा तो 50 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 72. ये बताया गया है कि तीसरे घर में इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम रह सकता है, तो 18. तीसरे घर में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, चौथे घर में 32. और वो जो 8 बताया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए बताया गया है कि जब किसी एटम में बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होता है ना. हो तो कितना भी सकता है, लॉस गेन करा के हम लोग 8 पूरा करते हैं, है ना. वो अलग कंसेप्ट है. जल्दी से लिखो. तुम इधर ही लिख रहा हो भैया. हो गया, लिख दिए.
लिख दिए? बड़े बड़े जी, अब देखिए, when an electron is irradiated with electromagnetic wave of certain amount of energy, याद है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एच न्यू, याद है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, है ना। यदि रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो ये जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ लॉस एनर्जी in the form of electromagnetic wave, it jump from higher orbit to lower orbit, है ना, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, है ना। चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी E2, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, और E1, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। बात समझ गया है ये वाला कि क्या बातें हुआ है? एक बार और समझा देते हैं।
लिख लिए? लिख दिए? ठीक ही है। समझ लीजिएगा ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे घूम रहा है, हमने कहा कि यदि इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दीजिएगा, कैसे दीजिएगा? तो सनलाइट ही आएगा ना, एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दीजिएगा। तो ये लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। बस एक बात तो ये कहा। दूसरी बात ये कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि हायर ऑर्बिट में होगा, वही वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में होगा और ये एनर्जी रिलीज करे, तो फिर लोअर पॉसिबल ऑर्बिट में ये चला जाएगा, है ना। चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1, मतलब जो हायर ऑर्बिट की एनर्जी होगी उसमें से लोअर एनर्जी की ऑर्बिट घटा दे, है ना, लोअर एनर्जी की ऑर्बिट घटा दीजिएगा। यही बात हुआ डेल्टा E2 माइनस E1। ऑर्बिट का नंबर नहीं बताएं, कोई ऑर्बिट, किसी से कोई कहीं कूद जाए, दूसरा से पांचवा में, तीसरा से छठा में, छठा से दूसरा में, कोई कहीं कूद जाए, हायर नंबर आगे और लोअर नंबर पीछे, E2 माइनस E1, बस इतना कर दीजिएगा, है ना। खाली याद ये रहना चाहिए कि यदि बाहर से एनर्जी आएगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में कूदेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को पहला ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको चौथे में पहुंचाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। और यदि कोई चौथे में घूम रहा है और दूसरे पे चला जा रहा है, इसका मतलब वो खुद एनर्जी रेडिएट कर रहा है। डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। एक और कंसेप्ट होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का। किस एनर्जी का? तो सुनिए, एक तो ऐसा वाला फील्ड होता है, ऐसा वाला फील्ड है जहां पे, फील्ड क्या कहें इसको, ऐसे समझिए, इन्फिनिटी समझते हैं, इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी हैं, ये हम बताते हैं। ये मैग्नेटिक पैनल है, ये इसमें सट जाता है, देखो ऐसे, यहां लाते तब सटता है ना, यहां लाएंगे और छोड़ेंगे तो सटेगा। इसका मतलब ना, इस मैग्नेट के लिए ये वाला जगह इन्फिनिटी हो गया, बस इन्फिनिटी का मतलब ऐसे ही। वो वाला इन्फिनिटी नहीं जो छत्ता पे चढ़ के सोचते दूर, बहुत दूर, वो वाला इन्फिनिटी नहीं, इसके हद से बाहर इन्फिनिटी, ठीक है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे चला जाए तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से ही बाहर हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। यहां पर लिख देंगे E इंफिनिटी माइनस E nth ऑर्बिट, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर, जल्दी से हो गया है ये, ड्राइंग कर लिए? ड्राइंग जरूरी है, देखिए ड्राइंग से क्या है ना कि पहला वाला ड्राइंग किया तो हो गया वो सारा पॉसिबिलिटीज याद, ये वाला कर लिया, इस फोटो से समझ में आ रहा है कि रे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को कूदा देगा हायर ऑर्बिट।
यहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया, ये कूद गया लोअर ऑर्बिट में। यहां पे समझ आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? किस एनर्जी के बराबर? आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। तो कॉलेज में तुमको मन लगा था? ठीक ही करी। लिख दिए बड़े। तो अगला कंसेप्ट में आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to lose an electron, that is to eject an electron at infinity from an orbit। ये जनरली होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, लेकिन जो टर्म है वो पहले बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना अंदर वाला निकलेगा। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को यदि ऑर्बिट से उठा के हम इन्फिनिटी पे फेंकेंगे तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर ई इंफिनिटी माइनस ई एनथ ऑर्बिट। ई इंफिनिटी माइनस ई एनथ ऑर्बिट। ठीक है, ई इंफिनिटी माइनस इन ई इंफिनिटी मतलब कितना, कितना एनर्जी होगा उस पे? अरे इंफिनिटी हो गया तो एनर्जी का है का, उसका तो ऑर्बिट ही नहीं रहा, तो उस पे एनर्जी होगा ही नहीं, यानी 0 जूल। ई इंफिनिटी वाले ऑर्बिट का एनर्जी 0 जूल, और ई एनथ ऑर्बिट जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। हाँ, एक बात बोले थे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आईपी लिखते इसको बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, known as IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हो गया, एक पोस्टुलेट्स और है। समझ गया मैसेज जी। अब एक प्रॉपर्टी और, जब कोई बॉडी मोशन में होगा तो उसमें मोमेंटम होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, यहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यहां पे जो मोमेंटम होगा उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, है ना। और एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होता है। समझता है जी, क्वांटाइज्ड होता है मतलब, सबसे पहले तो लिख दें एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड नहीं,
क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, इंटरवल से बढ़े या घटे। जैसे सुना है तुम लोग मीटर वाला टेम्पो, ऐसा टेम्पो या ऑटो जिसमें मीटर लगा हुआ है। अब हाँ, मुंबई दिल्ली सब जगह पे चल रहा है, पटना में नहीं काहे चल रहा है ये भी बताते हैं। उसमें क्या होता है ना कि 20 रुपया मान लो कि 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का वो 1 यूनिट बनाया है, यानी 1000 मीटर तुम उस ऑटो से चलोगे तो तुम्हारा 20 रुपया लगेगा। 2 किलोमीटर चलना है तो 40 रुपया लगेगा। लेकिन वो क्या करेगा जिसको 1100 मीटर ही चलना है, वो क्या करेगा, उसको क्या रुपया देना पड़ेगा। तो यदि फिक्स्ड हो जाएगा, मीटर लग जाएगा उसमें, तो 1 किलोमीटर पर 1 यूनिट दिखा रहा होगा ना। अब जैसे ही 1000.1 आएगा वो हो जाएगा 2 यूनिट, और देना पड़ेगा 20 दूनी 40 रुपये। अब उसी से आप और आगे 800 मीटर भी जा सकते हो, नहीं तो तेरा मन है तो यही उतर जाओ, लेगा तो 40 रुपये। मतलब यहां से तुम जाओगे चौराहा पे, ई पार तो 10 रुपया, और ऊ पार हो गए तो कहता 20 रुपया दे दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ मारा मारी की ना, कि बता हमारे बताते हम वहीं उतर जाते, कौन बड़का दूर है, इतना तो ऐसे ही दौड़ जाते थे, 10 रुपया ज्यादा काहे दे। यहाँ पर यही वाला समस्या है, ये ऐसा समस्या सब जगह है। ये दिमाग में फिक्स करके उस पर बैठना होता है कि रेंज में रहे तब ठीक है, और यही उसकी कमाई भी होती है। 4 किलोमीटर तो कोई एग्जैक्ट थोड़े चलता है, 4.5 किलोमीटर पैसा लगेगा 5 किलोमीटर का। पहले टेलीफोन बूथ ऐसे ही होता था, क्वांटाइज्ड। अभी भी कोई टेरिफ आता होगा जिसमें ऐसा लिखा होगा 60 रुपए पर मिनट, 60 पैसे पर मिनट। अब 60 सेकंड तक आप किसी से बात कर रहे हो तो पैसा कितना लग रहा है, 60 पैसा। लेकिन जैसे ही 61वां सेकंड हो गया तब 1 रुपया 20 पैसा। वहां कोई एक्सक्यूज नहीं, भाई हम 1 सेकंड फालतू बतियाए थे ना, तो हमरे से पैसे 1 रुपया 20 पैसा कैसे, 60 पैसा देंगे। वो कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो 60 सेकंड ठीक है तो 60 पैसा। 61वां सेकंड से लेके 119वां सेकंड 120वां तक तुम बतियाओ, हमको 1 रुपया 20 पैसा चाहिए। अब तेरी मर्जी, तू 90 सेकंड में रख दो, 120 सेकंड में रख दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्वांटाइज का सही मतलब है कि फिक्स इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट बढ़े, बीच में कुछ नहीं होता है। तो ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड, दैट इज इंक्रीजेज बाय फिक्स्ड अमाउंट, इंक्रीजेज बाय फिक्स्ड अमाउंट, बीच में कुछ नहीं। एंगुलर मोमेंटम of electron revolving an orbit is also quantized and it is equal to, and it is equal नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। देखो बाबू पहले देखो तब लिखना, लिख तो तुम लोग लोगे ही। एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, एम भी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, इसमें रेडियस आर जोड़ दोगे ना तो एंगुलर मोमेंटम। चूंकि सर्कुलर मोशन है तो किसी रेडियस पे मूवमेंट हो रहा है, तो एम भी आर, ये बता रहे हैं बोर साहब, एम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई।
वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। किसके लिए? फॉर के एल एम एन सेल, यानी के सेल में n बराबर 1 लगाओगे, l बराबर 2 लगाओगे, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। बिल्कुल भूलने वाला नहीं। एम भी आर बराबर h बाई 2 पाई। चाय पी ले। पुरानका प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक साहब ही जो है ना फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्हीं का चेला है बोर साहब। डिस्कवर किए थे ना थोड़ा थोड़ा बात, वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो वेव वाला था उसी को ना डिस्कवर किए थे, तो उनके स्टूडेंट रहे बोर साहब, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ आ गए। चूंकि यहां भी एनर्जी आ रहा है इलेक्ट्रॉन वेव की तरफ मोशन में, इसलिए प्लैंक कांस्टेंट h बराबर h बराबर प्लैंक कांस्टेंट। रिवॉल्विंग भी होगा, हाँ अच्छा, रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग, अब सही है। अब बताओ पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना? आप लोग नीचे ही लिखना, हमारे पास विकल्प है इसलिए हम लिख दिए, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल यानी के सेल, कैसे निकालेंगे? n बराबर 1, तो एम भी आर, एंगुलर मोमेंटम लिखने के बजाय एम भी आर लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम तो बहुत बड़ा है, एम भी आर आसान है। एम भी आर बराबर क्या लिख दें? 1 गुना h बाई 2 पाई, n बराबर 1 लिया, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आया? h बाई 2 पाई। एक बात और बताएं, h बाई 2 पाई का एगो सिंबल है, जरा देखना कैसे। h बाई 2 पाई को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, h, अब बीचे से इसको ऐसे काट देते हैं, ये h बाई 2 पाई लिखा हुआ है, ये h बाई 2 पाई, मोटा पतला नहीं, बस h बाई 2 पाई लिखा हुआ है ना। कैसे? h बाई 2 पाई, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, है नहीं। हाँ, ये ज्यादा मोटा पतला, अब एक आध वो बच्चा जो कम सुनता है सोचेगा इसको मोटा करना है, इसको पतला करना है, ठीक है। h बाई 2 पाई, देखो h बाई 2 पाई कैसे लिखा हुआ है तुमको हम दिखा देते हैं। h तो दिखाई दे ही रहा है, h दिखाई दे रहा है तुमको, ये आधा हो गया कि नहीं हो गया? किसी को बीच से काट देते आधा ही हो गया। अब यहां देखो पाई, सब कुछ इसी में दिखाई दे रहा है, पूरा h बाई 2 पाई। अरे आधा हुआ ना, आधा हुआ तो 2 हुआ,
आधा का मतलब तो आधा ही होता है ना। तो h/2 पाई का सिंबल है, छोड़ दीजिए ना, ये जानना है, लिखा मिलेगा ना। h/2 पाई का सिंबल है और इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। अब जो तुम्हारा ऑप्शन यहां पे दिखाई देगा, सीधा ऐसे करके ऐसे कटा हुआ मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट सेल, बस h आधा कटा हुआ है ना। जैसे लोग पाई का टैटू बनाते हैं ना, केमिस्ट्री वाले सर लोग इसका टैटू बनाते हैं, h/2 पाई का। हम तो बनाते ही नहीं, लफुआ टाइप लगता थोड़ा। एंगुलर मोमेंटम, लेकिन जमाने के हिसाब से हमने एक ट्रिक दिया कि भाई जैसे पाई सिंबल का बनता है टैटू, वैसे ही h हाफ रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट का भी बनता है। 2 गुना h/2 पाई, यहां देखो 2 से 2 कट गया, कितना आएगा h/पाई, है ना। इसको उस सिंबल से नहीं लिखेंगे। यदि उसी सिंबल से लिखा होगा तो क्या लिखा हुआ मिलेगा बताओ। ऐसा, इसीलिए बता रहे हैं ऑप्शन कैसे खोजोगे जब जानोगे नहीं। 2h है ना, 2 रिड्यूस्ड h। चलिए, के एलिमेंशियल का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, लिखा होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, यानी पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो h/2 पाई, दूसरा ऑर्बिट में घूमेगा h/पाई। मतलब बीच में और कोई वैल्यू पॉसिबल है तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहां जैसा नहीं है कि यहां तक गए 10 रुपया, अच्छा अरे 100 मीटर ना आ गया है, अच्छा 1 रुपया और ले लो। हम लोग तो जोड़ के देते हैं कि 1000 मीटर का 10 रुपया लिया तो 100 मीटर का 1 रुपया और दे देंगे, 11 रुपया। नहीं तो मारा मारी, तो मारा मारी में कौन कम है, तू 2 थप्पड़ तो हम 3 थप्पड़, है ना। फिर हाथ मुड़ झाड़ करके बैठेंगे, आज खूब मारे, वो कह रहा है खूब मारे और वो कह रहा है खूब मारे, दोनों अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है। आज टेम्पू वाला यहाँ पर तो हमेशा के लिए तैयार रहता है, तो बैठ, वो खोजते रहता है। और तो और कभी कभी क्या होता है कि जानबूझ के लड़ाई फंसाता है, एक दो टेम्पो वाला जो भी पर्स उर्स है वो छीन के लेके चल देता है। मतलब अभी तो 10-11 रुपया के लिए मारा मारी कर रहा था, अब तो जा है ना। साथ में लड़ो, तीसरका भाई साहब दो रोकेंगे, वो रोक के खड़ा होकर देखने के लिए जो आएंगे वो लेके जाएंगे। लड़ने का तो सीधा फायदा है, वो लोग इसीलिए खड़ा है, वो लोग चाहता है कि ये हो। मांगेगा 20 रुपया ताकि तुम कहोगे ना 15 ही देंगे, लड़ाई होगा। लड़ाई होगा तो 500-2000 तेरा पैकेट बदल जाएगा। फिर तुम सोचते रहोगे कहाँ भुला गया, अच्छा महावीर मंदिर गए थे वहां, उसको तो हम 15 ही दिया, मारे भी लेकिन पैकेट से 1000 निकल गया, पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये सीखते सीखते यहाँ सबका उम्र लग जाता है सर, है ना। उन लोग जानबूझ के फंसाता है, जो उस तरह का रहता है वही, और जो ऐसा नहीं रहता वो मैनेज कर लेता है, अच्छा ठीक है लाइए इतना ही है तो ठीक है चलते हैं। लेकिन जो उस नेचर का रहेगा वो जानबूझ के लड़ाई फंसाएगा, कारण कि उसका दोस्तों पीछे से आ रहा है, चाहे उसी टेम्पो में एगो बैठल होगा उसके बगलवा में। टेम्पो ड्राइवर हमेशा एगो देखना, वो आगे में एक सीट उसका फुल रहता है तो वो लड़ाई फंसाएगा, और वही जो है 15-16 रुपया करते रहोगे, उधर 1000-2000 का पता नहीं चलेगा। हूँ तो खोज रहा है तुम्ही को।
लड़ने के लिए पहलवान है ना। चलो थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में बता दो जल्दी से, हम ही लिखेंगे तब होगा। 3h/2π। अब इस पर देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is not possible. Option A h/2π, option B h/π, option C h/1/2π, option D h/3π। सी भी पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं। देखिए अब पूरा बात यहां पे MVR1 तो 1 × h/2π क्या, MVR2 पूरा कैलकुलेट करके लिखेंगे बाद में, 2 × h/2π, MVR3 तो 3 × h/2π, 3 मतलब समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख रहे हैं। MVR4 4 × h/2π, अब इसको लिख सकते हैं हम h/2π ही, इसको लिख सकते हैं h/π, तो ये दो को तो दिखाई दे रहा है, 3/2 तो 1.5 h/π हो सकता है। नहीं वो 1.5 नीचे लिखा हुआ है, तो क्या कभी हो सकता है क्या, उसको भी चेक करेंगे हम। ये हो जाएगा 2h/π। नहीं तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π हो सकता है, h/π हो सकता है, 1.5 h/π हो सकता है, 2h/π हो सकता है, इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो अगला 2.5 h/π हो सकता है, अगला 3 h/π हो सकता है, रखते जाओ ना, 5 6 7 3.5 हो सकता है, 3.5 के बाद 4 h/2π हो सकता है, h/π। लेकिन वो नीचे जो 1.5 और 3 आ रहा है वो कहां से संभव है। यदि 1.5 आ रहा है इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, h × 10 बाई पाई × 15, 2 × 10 3 × 2/3 0.66 आएगा, 0.66 h/π आएगा। जो कभी घर पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, 2.5वां घर होगा कभी क्या, 10 मतलब 6वां घर होगा कभी क्या।
तो इस तरह का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो पहला पॉइंट लिखाए थे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, यही मतलब था। उसी को समझाने के लिए क्वेश्चन दिए थे कि इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है। अब देखो तुम इससे एक बात और समझो, कितना से कितना का बढ़त है इसमें। h/2 पाई h/पाई का कितना है, दोगुना है, तो काहे से बोलता है नहीं है दोगुना, नहीं है दोगुना। अरे दोगुना है कि नहीं है, h/2 पाई का तिगुना है, h/2 पाई का 4 गुना है। दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल। ये रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, ये रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। यानी रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर 1:2:3। तो उस तरह के एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होगा। और समस्या है कोनो, अरे बोर थ्योरी का सारा पोस्टुलेट्स खत्म हो गया, पढ़ लिया, सब समझ आ गया। अब बोर साहब का कैलकुलेशन बताना है। बड़े बड़े अब पोस्टुलेट्स के बाद बोर साहब को यह बताना पड़ेगा कि इनका इलेक्ट्रॉन घूमता है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टेबिलिटी, है ना। बोर साहब को बताना पड़ेगा ना कि भाई ये स्टेबिलिटी के साथ घूमता है। तो बोर एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ। नहीं दिखाई दे रहा है ये, अच्छा अगली बार से ना थोड़ा कम दिखता ही लाल। हेडिंग डालना था, भी खतरनाक हेडिंग है ये, बहुत ही थोड़ा मुश्किल वाला है, समझिएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि इसमें समझाना पड़ेगा।
देखिए पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। हमें समझाना यह है आपको कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है स्टेबिलिटी के साथ, ये न्यूक्लियस पे गिरता नहीं है। ठीक है, कैसे संभव होता होगा? तो हमेशा सर्कुलर मोशन कोई बॉडी करेगा ना तो दो तरह का फोर्स लगता है, एक सेंटर के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंटर के बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। ये दोनों जब बैलेंस होगा तब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस नहीं हुआ तो बॉडी न्यूक्लियस के तरफ गिर जाएगा, और यदि ये ज्यादा बढ़ गया सेंट्रीफ्यूगल तो सेंटर से बाहर फेंका जाएगा, टेंजेंशियली फेंका जाएगा बाहर, है ना। जैसे ऐसे घूम रहा है, इन्हें से इन्हें फेंका गया। देखता होगा स्कूटी चलाने वाला जनरली ऐसे ही फेंकाता है, वह स्पीड तेज कर लेता है। गोलंबर के समय में स्कूटी का स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो झुक जाता है। साइकिल का स्पीड, नहीं तो देखिएगा साइकिल ऐसे स्किड कर गया, सीधा अंदर की तरफ झुका था, वो अपने आप ही थोड़ा सा साइकिल झुक जाएगा गोलंबर की तरफ, सीधा स्किड कर जाएगा। तो फोर्स बैलेंस होना जरूरी है। अब यहां पे बोर साहब को प्रॉब्लम था कि इनको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लाना था ताकि फोर्स को बैलेंस करें। अब बोले सेंट्रीपिटल फोर्स तो यहां पे जो लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब जानता है ना तुम लोग? जे नहीं जानता है तो सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम साहब डिस्कवर किए थे, और कूलम साहब कहे थे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां देखिएगा आप सब, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दो बॉडी के बीच में जितना चार्ज होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलो बोलो। दो बॉडी का चार्ज Q1 और Q2, जितना भी चार्ज रहे 5 कूलम 10 कूलम, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज आर। एक चार्ज बॉडी यहां है, दूसरा चार्ज बॉडी यहां है, दोनों के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आएंगे, कूलम कांस्टेंट कहा जाता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्ज बॉडी, अब दो चार्ज बॉडी को डिस्क्लोज करते हैं, तो एक चार्ज बॉडी न्यूक्लियस है और दूसरा चार्ज बॉडी, बोलो ना जी। हाँ, तुम लोग बोलता काहे कुछ नहीं है, आपस में बोलता है, हमसे नहीं बोलता है। QN QE लिखे हैं, Q1 बराबर QN लिख दिए, कौन है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा वो सुनिए,
तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, जिसको मान लो 2 प्रोटॉन है तो चार्ज भी 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, है ना। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू जेड। जेड बराबर एटॉमिक नंबर और गुना चार्ज का वैल्यू ई कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज और न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, जो भी एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर इंटू ई, जेड ई, जहां जेड एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और E बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज पे किसके चार्ज की बातें किया, न्यूक्लियस का, जेडी। Q2 क्या होगा, Q2 क्या होगा, E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कितना के बराबर होगा, माइनस E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना के बराबर, माइनस E। चलो लिख देते हैं। अब इसको यदि इसमें लगा दोगे तो फोर्स बराबर क्या निकल के आ रहा है, देखो के चार्ज और न्यूक्लियस। अरे देखो ना इधर गधा, इधर ना कुछ हो रहा है, बगल वाले से कुछ होगा। क्यों न्यूक्लियस, क्या देखो कितना लिखोगे, बोलो जल्दी से हमको, जेड ई, चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड ई, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, माइनस ई बाई आर स्क्वायर। तो बताओ फोर्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इधर लिख देते हैं, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो किधर लग रहा होगा, न्यूक्लियस के तरफ, के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो न्यूक्लियस के तरफ लग रहा होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सर बताए होंगे, माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बोर साहब को कहना आसान हो गया कि भाई ये दोनों फोर्स जब तक इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे नचता रहेगा, है ना। कभी भी रुकेगा तब गिर जाएगा भाई, रुकेगा नहीं, हमेशा क्या होगा, घूमता रहेगा। ये हमेशा ऐसे चक्कर काटता रहेगा ताकि वो मोमेंटम बनाए रखे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहेगा। ये दोनों बराबर, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। क्लियर है। आर क्या है, आर देखो यहां पर लिखे बच्चे, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, आर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू चार्ज, ऑफ टू चार्ज दिखाई देगा ना जी, या आर को सिंपल रेडियस भी कह देते हैं। यहां पे है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रेडियस हो गया। कितना बात करना पड़ता है समझने के लिए, इसको कहते हैं मेहनत। जानते हो बाबू, मेहनत की आग दिल में जलाओ, मेहनत की आग दिल में जलाओ और इसी कलम से अपना मुकद्दर लिख जाओ, इसी कलम से अपना मुकद्दर लिख जाओ, ठीक है। और ऐसे वैसे करने से होगा कुछ हो नहीं, क्योंकि 25 लाख बच्चा तेरे साथ एग्जामिनेशन देगा,
जेई में हो तो 15 लाख बच्चा देगा। अब 15 लाख बच्चा वो वाला बच्चा है कि जब तुम सो रहे होगे, बदमाशी कर रहे होगे, तो वो पढ़ रहा होगा, और एक ना एक दिन पढ़ना तो पड़ेगा ही सफल होने के लिए, है ना। ये अपना गांव घर बाजार में भी देख सकते हो कि बस एक लोग, ये दादाजी की दुकान था, अब यो दुकानवा पे बैठ रहा है, कुछ बढ़ रहवे नहीं किया है। और बढ़िया बढ़िया घर में ये देखोगे बाहर है, हमारे दादाजी 500 बीघा था, तोरा कितना है? मतलब 5 बीघा पड़ता है कि नहीं, कि 5 कट्ठा, बीच में सब कहाँ चल गया? तो बस नहीं पढ़े, यही कहने में चल गया 500 बीघा है। पढ़े का जरूरत है? पढ़े का जरूरत उसको बचाने के लिए ही है, कुछ बढ़ जाए तो अच्छा है, और नहीं तो बचा रहे। लेकिन नहीं पढ़ने से सब लॉस हो जाता है, धीरे 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 करके। दूसरी बात है कि जो तुम्हारे से आने वाला है, तुम्हारे से जो आने वाला है, मतलब तुम्हारा बाल बच्चा, वो इज्जत नहीं करेगा। आज नहीं समझ में आ रहा है, कल आएगा, इज्जत करेगा वो। ले ये बाबू जी हमारा है। है ना? नहीं, अब जैसे देखो, तुम लोग को रियल एग्जांपल से समझा दें हम। चौथा पचमा पास करते करते आप लोग मम्मी को समझे कि मम्मी से क्या पूछेंगे, हालांकि दूसरा तीसरा तक वही पढ़ा रही थी, लेकिन जैसे पचमा छठा में गए, कॉम्प्लेक्स मैथ 2-4 ठो आ गया, तब लगने लगा मम्मी को थोड़े आता होगा ये। एक लेकर के बात गया, जैसे ही 9-10 में पहुंचा, तो उसमें भी आर एस वाला एडिशन वाला किताब दे के, इतना बड़का बड़का ट्रिग्नोमेट्री है, पापा से क्या पूछे, उनको थोड़े आता होगा। जा रहा है इज्जत गिने जा रहा है। यदि अब हमारा बच्चा यदि हमसे पूछे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हमको काहे नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा किताब पढ़ के हम समझा देंगे, यदि नहीं आ रहा है तो। ऐसा क्या है जो समझ नहीं आएगा, जो तुमको हम समझा नहीं सकते? पढ़ने से ये एक जो फायदा होता है, ये फायदा कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि अगले 20 साल में यदि तुम्हारा अपना ही घर में अपना इज्जत चला जाए, वो भी तुम्हारा बचवे ले ले। कितना खराब लगेगा। नहीं, इसलिए पढ़ लिख के अपना मजबूत रहना है, ताकि समाज में इज्जत हो, घर में इज्जत हो, बीवी भी मिले तो इज्जत करे। तो बीवी भी पहले जो इज्जत खत्म कर ले, इनका से कुछ होता है, होना जाना है, ये नहीं भाई, ऐसे ही है। कहाँ कहाँ से ही चक्कर में पड़ गए इनके। हाँ, लेकिन बेइज्जती शुरू। इसलिए पढ़िए लिखिए, इससे बड़ा कोई काम नहीं। क्या लिख दें? स्टेटमेंट क्या जाएगा कि बोर साहब इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बताए कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन उसी वजह से मूव करता रहता है। क्लियर हो गया? यहां से हो गया ये। इसकी जरूरत पड़ेगी अगले क्लास में भी, ठीक है, अगले क्लास में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आप याद कर लेना, -kJd² फोर्स लगेगा, और वो तुमको याद ही होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख न लो, एक लाइन लिखोगे नहीं तो कैसे होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is balanced by centrifugal force। बैलेंस बाई ही लिखना रहता है, बैलेंस बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो दैट करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस।
अब देखो इसी में तुमको फिजिक्स वाले सर मिलेंगे, अकेले ले जा करके तुमको डिस्टर्ब कर देंगे। वो कहेंगे जब एक पॉइंट पे ये दोनों फोर्स बराबर हो गया, तो दोनों फोर्स बराबर हो गया तो बॉडी मूव करेगा। बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, उसी को कंटिन्यू रखने के लिए मोशन से ही ये फोर्स बैलेंस हो रहा है, बराबर नहीं कह रहे हैं। फोर्स को बैलेंस करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नच रहा है, ताकि फोर्स बैलेंस हो। बराबर हो जाएगा तब तो गिर जाएगा, ये रुक कभी नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन।